हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोज में मैंने वीडियो नंबर 24, उसके पहले वाले वीडियो में 2-3 वीडियो पहले की बात कर रहा हूँ। मैंने काची थ्योरम, काची इंटीग्रल फार्मूला, उसका nth डेरिवेटिव, ठीक है। मैं पुनः थोड़ा उसके स्टेटमेंट को हाईलाइट कर दे रहा हूँ। आज मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करूँगा। हो सकता है काची थ्योरम को फॉलो करता हो, इंटीग्रेंट फंक्शन, काची इंटीग्रल फार्मूला को फॉलो करता है तो उससे करेंगे। उसकी nth डेरिवेटिव उसी का डेरिवेटिव है। जेड में से a के पावर 1 से ज़्यादा हो जाता है तो वही डेरिवेटिव का यूज करते हैं। और जेड इक्वल टू ए इनसाइड सी। हाँ, पिछले वीडियो में 24 वीडियो में मैंने लास्ट में एक क्वेश्चन कराया था। लास्ट में मैंने मिस्टेक किया है फार्मूला का यूज करने में, जल्दीबाजी में हो गया था, ठीक है। और मैं उल्टा लिख दिया था, 2 पाई आई बटा बाई फैक्टो एन होना चाहिए, तो मैं फैक्टो एन बाई 2 पाई आई बटा लिख दिया था। वीडियो नंबर 24 में फैक्टो एन बाई 2 पाई आई बटा लिख दिया था, जबकि 2 पाई ये गलत है। 2 पाई आई बटा बाई फैक्टो एन होना चाहिए ना। आप लोग केयर किए होंगे, तो थोड़ा जल्दीबाजी में हो गया था, तो आप लोग उसको ध्यान देंगे। थोड़ा इस समय मानसिक स्थिति ठीक नहीं रह रहा है, फिर भी आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों को पता है कि क्लास में स्टूडेंट ना हो, ऐसे पढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है। स्टूडेंट क्लास में रहते हैं तो जिसको पढ़ाना नहीं आता वो भी पढ़ाने लगता है, समझ रहे हैं। तो बहुत मुश्किल काम है ऐसे बोर्ड पर बड़बड़ करना, तो ध्यान दीजिएगा। तो मैं हाईलाइट कर दूं, ये क्लोज कंटूर है जिसका सी नाम, और सी के अंतर्गत कोई फंक्शन एफ जेड क्या हो, एनालिटिक हो। अब आपको समझ दिमाग में ये आ रहा होगी कि कैसे हम समझेंगे एनालिटिक है। तो एक चीज़ सीधा से बात है, एफ जेड का डिनोमिनेटर होगा, जब डिनोमिनेटर को 0 करोगे और डिनोमिनेटर को 0 करने के बाद यदि वो आउटसाइड सी है सारी पॉइंट, ध्यान दीजिएगा कैसे समझेंगे कि एफ जेड जो है एनालिटिक है। तो एफ जेड के डिनोमिनेटर को 0 करो, उससे जेड की वैल्यूज निकालो। यदि वो जेड की वैल्यूज आउटसाइड सी है, ठीक है, तो इंटीग्रेंट फंक्शन जो है एनालिटिक है विद इन एन क्लोज कंटूर सी। तब काची ने बताया कि कोई फंक्शन किसी क्लोज कंटूर के इनसाइड पॉइंट्स पे और उसकी बाउंड्री पे सारे पॉइंट्स पर एनालिटिक है, तो उस फंक्शन का इंटीग्रेशन सी के अलोंग 0 होगा, एफ ऑफ जेड। अब सवाल ये उठता है कि इस तरह का कोई फिगर हो, और एक चीज़ देखिए, जेड इक्वल टू ए करने पर, जेड इक्वल टू ए 0 करने पर जेड इक्वल टू ए आता है, आई आउटसाइड सी हो, एफ जेड एनालिटिक हो, आज जेड इक्वल टू ए डिनोमिनेटर 0 किया, जेड इक्वल टू ए 0 हो जाए, जेड में से 0 हो तो जेड इक्वल टू ए आएगा। ये आउटसाइड सी है, ये तो समझ में आ जाएगा कि यह पॉइंट सी से बाहर है, कि सी के अंतर्गत आता है, कि सी के बाउंड्री पर आता है। तो आउटसाइड सी, इसका मतलब कि एफ जेड तो एनालिटिक है, ये पूरा जो है एफ जेड सी के अंतर्गत एनालिटिक है, तब भी 0 होगा। यदि इनसाइड सी है, जेड इक्वल टू ए इनसाइड सी है, कहीं यहाँ पे है जेड इक्वल टू ए, तो नो डाउट तब 0 नहीं होगा। जेड इक्वल टू ए पर ये पूरा फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। आई एफ जेड जबकि एनालिटिक हो, ये भी ध्यान दीजिए, एफ जेड जो है एनालिटिक हो तो इसकी वैल्यू होगी इस इंटीग्रल की एलॉन्ग सी 2 पाई आई बटा एफ ए होगा। ये मैंने बताया था। और मान लीजिए उसी क्रम में मैं बता दूं कि ये एफ जेड एनालिटिक हो
एफ जेड विद इन एन अनक्लोज कंटूर सी एनालिटिक हो, आपको ये समझ में आ जाएगा एनालिटिक है कि नहीं। बस तो इसके डिनोमिनेटर 0 करेंगे, यहाँ n+1 पर मैंने बताया था, z में से 0 करेंगे तो z इक्वल टू ए आएगा। a इनसाइड है तो नो डाउट ये पूरा इंटीग्रेंट फंक्शन ये विद इन एन अनक्लोज कंटूर सी एनालिटिक नहीं है। हाँ, एफ जेड एनालिटिक हो यदि जेड इक्वल टू ए इन साइड सी हो, तो कुल मिलाकर आप ये समझिए कि एफ जेड एनालिटिक हो, जेड इक्वल टू ए इन साइड सी हो, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू एलॉन्ग सी क्या होगी 2πi/फैक्टोरियल n। यह ध्यान दीजिएगा n+1 पावर है तो फैक्टोरियल n होगा। एफ एन ए पर ए इन साइड है तो एफ जेड का ये एफ जेड जो एनालिटिक है डिफरेंशिएबल है तो इसकी nth डेरिवेटिव ए पर। अब यहाँ n+1 है तो nth डेरिवेटिव होगा, यहाँ n होगा तो फैक्टर n-1 होगा ये, और यहाँ n-1 डेरिवेटिव होगा ए पर। यही मैंने बताया। तो कुल मिलाकर देखो, आपको काची इंटीग्रल फार्मूला, काची थ्योरम जो भी है nth डेरिवेटिव से क्वेश्चंस करना है, तो आप जो भी इंटीग्रेंट फंक्शन है आप कुल मिला के ये आपको करना है। एफ ऑफ जेड इसको इंटीग्रल करना है तो इसके डिनोमिनेटर को 0 करो। डिनोमिनेटर 0 करने के बाद ये देखो कि क्या वो जेड की जो वैल्यू आ रही है, जो पॉइंट आ रहा है सी के अंतर्गत है कि नहीं। जो सी के अंतर्गत है उसको आप एफ जेड नहीं लेंगे, ठीक है, मतलब फार्म के अकॉर्डिंग, और सी और शेष को एफ जेड के ले लेंगे, और काची फार्मूला, काची इंटीग्रल फार्मूला जो भी आपको अप्लाई होने लायक है तो अप्लाई कर दो। तो कुछ क्वेश्चंस मैं करने जा रहा हूँ जो आपको समझने में हेल्पफुल रहेगा, और कुछ क्वेश्चन मैं आपको लिख करके दे दूँगा। आप क्वेश्चन करते रहिए, आप बुक ली होगी तो बुक से करिए, ठीक है। धीरे धीरे थ्योरम मैं आगे बढ़ाता रहूँगा, उससे रिलेटेड जिस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं मैं आपको करता रहूँगा। आई होप कि आप लोग अच्छे तरह से पढ़ रहे होंगे, देखते होंगे, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिए, समझिए, ओके। चलिए मैं क्वेश्चन एक लेता हूँ। मैं बीएससी थर्ड ईयर का कॉम्प्लेक्स एनालिसिस यूनिट 3 में थर्ड में पढ़ा रहा हूँ। जैसे मैं कहूँ एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ। अब वो तीनों फार्मूले को फॉलो करता हूँ। इवेलुएट इंटीग्रल अलोंग सी dz बाई z-1। न्यूमरेटर 1 है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट फंक्शन एवरीवेयर, एनालिटिक मतलब डिफरेंशिएबल समझिए, तो एवरीवेयर मतलब होल प्लेन पर, तो नो डाउट यहाँ पर इसको इवेलुएट करना है, ठीक है, अलोंग सी। हाँ, सी क्या है ये तो जानना जरूरी है। वेयर सी इज सर्कल is the circle mod z equal to 3। ओके, ये इंटीग्रल 5 मार्क्स में आ जाएगा। अब इसकी सॉल्यूशन आप लोग करोगे, ओके। तो पहले डिनोमिनेटर 0 करो, क्या आ रहा है z इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 1 आ रहा है। यहाँ c क्या है, c का सेंटर, सर्कल का सेंटर ओरिजिन है और रेडियस 3 है, तो ये आपका 3 रेडियस का सर्कल हो गया, 3 रेडियस का सर्कल हो गया। ये z इक्वल टू 3 हुआ यहाँ पर, तो z इक्वल टू 0 जो कि सर्कल का सेंटर है, z इक्वल टू 1 कहीं यहाँ आएगा, ये z इक्वल टू 0 हो गया, z इक्वल टू 1 यहाँ आएगा जो इनसाइड सी है। अब सवाल ये उठता है, ठीक है, अब इनसाइड सी एफ जेड आपका 1 है, यहाँ पे एफ जेड क्या है 1 है, ठीक है। यार एफ जेड क्या लेंगे, अकॉर्डिंग टू
इंटीग्रल का फॉर्म अकॉर्डिंग टू फॉर्म ऑफ इंटीग्रल, ये 1 समझिए। अब सवाल ये उठता है कि ये इंटीग्रल जो है एफ जेड तो 1 हो गया यहाँ पर, ये पूरा ये दोनों डिनोमिनेटर आपका एफ जेड 1 हो गया। डिनोमिनेटर 0 करने पर जो पॉइंट आ रहा है इनसाइड सी हो रहा है, जेड इक्वल टू 0 जेड इक्वल टू 1 भी। अब ये 2 फैक्टर हो गया है, ठीक है। तो आप 1 तो निश्चित है कि एनालिटिक है पूरे होल प्लेन में। देखिए ये मैंने जो बताया था ये फॉर्म 2 फैक्टर के लिए साथ में नहीं बताया था, तो पावर कोई भी हो उससे नहीं घबराना है। तो आप 2 फैक्टर मिल रहा है इस तरह का, तो उसको अलग अलग फ्रैक्शन करके तोड़ देंगे। एफ जेड एनालिटिक होना ज़रूरी है विद इन अनक्लोज कंटूर सी। तो यहाँ एफ जेड 1 है तो ये तो इंटायर फंक्शन है, होल प्लेन पे एनालिटिक होगा, तो ये सी के अंतर्गत एनालिटिक तो होगा ही, क्योंकि सी भी इस प्लेन पर ही है, ठीक है। तो आप इसको फ्रैक्शन करके इसको बना लोगे, ध्यान से देखेंगे ना, बातें समझ जाएंगे आप लोग, तो आपको समझ में आ जाएगा। 1/z z माइनस 1, ये तो फ्रैक्शन हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे। बोलिए नहीं लिख देंगे? z माइनस 1 बाई या z माइनस 1 z होगा, ओके ना। देख लीजिए ये फ्रैक्शन, तो हमारा इंटीग्रल जो हो गया हालांकि यहाँ एफ जेड 1 ही है, नो डाउट बच्चों, एफ जेड बाई जेड माइनस 1 डी जेड माइनस इंटीग्रल अलॉन्ग सी ऑफ एफ एफ ऑफ जेड 1/z डी जेड। तो ये पावर तो 1 है, तो ये 2 पाई आई बटा f1 होगा माइनस, यहाँ जेड ए आपका 1 है, 1 इन साइड सी है, और 2 पाई आई बटा यहाँ ए 0 है। ये किससे हो गया? बाई काचीज इंटीग्रल फार्मूला हो गया। वही काचीज इंटीग्रल फार्मूला। तो एफ जेड तो 1 था ना, एफ जेड ये लिखिएगा नहीं, एफ जेड 1 है तो f1 1 ही होगा, माइनस 2 पाई आई बटा एफ जेड 1 है तो एफ 0 1 ही होगा। ये तो कांस्टेंट है जेड की किसी भी वैल्यू के लिए, फॉर ईच वैल्यू एफ जेड 1, तो ये भी 1 होगा। नो डाउट इसकी वैल्यू 0 हो गया, इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया। तो आप लोग ध्यान से देखिए, मैं कुछ क्वेश्चंस कर रहा हूँ जो आपको समझने में हेल्प करेगा। काफ़ी यहाँ पर गर्मी हो रही है। नाउ कंसीडर सेकेंड क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बुक का ही मैं करा रहा हूँ, ओके। क्वेश्चन मेरे साथ लिखते रहेंगे आप लोग। evaluate integral along C z minus 1 देखो, where C is mod z माइनस आई बटा इक्वल टू 2। ये बच्चों इंटीग्रल है आपका, सॉल्यूशन करेंगे। उसी आपका mod z माइनस आई बटा, उसका सेंटर z इक्वल टू आई बटा, z इक्वल टू आई बटा का मतलब 0 1, रेडियस 2 है, ओके। तो नाउ solution of this integral, consider
कुछ मान लीजिए सुविधा के लिए, आई मान लिया, ओके। ये न्यूमरेटर z-1 है, ये पॉलिनॉमियल है। पॉलिनॉमियल फंक्शन ऑलवेज एनालिटिक एवरीवेयर, तो कोई भी सर्कल प्लेन पे ही लाइज होगा, एक्स वाई प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन, आर्गेंट प्लेन, जेड प्लेन पे ही लाइज होगा। अब हमको ये है डिनोमिनेटर जीरो करो, इसको लेट कर लो जीरो। ये आपको करने का तरीका है, कौन इन साइड सी है, तो यहाँ से z इक्वल टू -1 एंड z इक्वल टू 2। अब आप लोग उसको ड्रा करिए। आप लोग समझ ही रहे हो, जो बच्चा नहीं समझ रहा है यहाँ मैं बता रहा हूँ बच्चों। z में से इक्वल टू r है, तो इसका मतलब ये सर्कल है, z इक्वल टू a इसका सेंटर, ये एक कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है, तो ये सर्कल है जिसका सेंटर a है, z इक्वल टू a है और रेडियस r है। तो यहाँ पर i बटा सेंटर है, z इक्वल टू i बटा सेंटर होगा, तो आप समझिए z इक्वल टू i बटा सेंटर होगा, i बटा 0,1 हुआ, 0,1 सेंटर, रेडियस 2 है। तो ये जैसे मैं बना लूँ, ये x एक्सिस, y एक्सिस, ओके। तो z इक्वल टू 1, z इक्वल टू i बटा, ये मान ले रहा हूँ, सॉरी 0,1 ये होगा लगभग, z इक्वल टू 0,1, ये वही z इक्वल टू i बटा। अब 2 रेडियस है, ये 1 डिस्टेंस पर है, और 2 रेडियस है, तो नो डाउट यहाँ से 2 डिस्टेंस मेजर करेंगे तो यहाँ करीब, इसके बाद यहाँ 2 रेडियस है, तो 2 डिस्टेंस यहाँ से लगभग में, सॉरी ये बहुत बड़ा हो गया इधर से, टू डिस्टेंस, ओके। टू रेडियस है, ये माड z मैस i बटा इक्वल टू 2, ये आपका सर्कल। अब बताइए z इक्वल टू -1, -1 कहाँ पड़ेगा, z इक्वल टू 2 रेडियस, ये z इक्वल टू 0 है, z इक्वल टू -1, -1 0, ये 1 है, ये भी 1 है, ये z इक्वल टू -i बटा है 0 -1 है, z इक्वल टू -1 एक्स एक्सिस पे पड़ेगा ना, यहाँ से 1 डिस्टेंस, आप 2 डिस्टेंस पर है, ये भी, ये तो पूरा 2 डिस्टेंस पर है ना, तो आप बता सकते हैं ये आपका 0,1 है, और ये डिस्टेंस देखिए यहाँ इधर पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा ज़रा, ये कितना होगा, ये 2 है, तो इसकी वैल्यू जैसे हम देख लेते हैं 2 डिस्टेंस पर, सॉरी z इक्वल टू सेंटर ओरिजिन नहीं है तो थोड़ा सा दिक्कत है,
अच्छा ये बताओ बालक, इसकी डिस्टेंस हम मान लें, इसी को मैं मान लूँ कि ये है, थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है। रेडियस 2 है, यहाँ से हमको डिस्टेंस देखना है। जीरो 1 और -1 0 के बीच का डिस्टेंस निकालिए तो ज़रा। √1 + 1 √2 होगा, नो डाउट ये 1 है और ये 1 है। √2 तब ये होगा, इसका मतलब यही है 0 - 1 इसके बाउंड्री पे है, 0 - 1 इसके बाउंड्री। z = 2 कहाँ पड़ेगा? z = 2 आउटसाइड अब ये 2 0 z = 2, ये रफली काम करेंगे, z = 2 काम करेंगे तो ये 2 0 लिख सकते हो। और 2 0 और 0 1 के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? √4 + 1 √5। अब ये रहा और यहाँ से 2 डिस्टेंस, तो √5 2 से ज़्यादा है, ये कहीं, अब यहाँ से डिस्टेंस देखेंगे z = 2 का तो 2 है, तो इसका मतलब ये बाहर पड़ रहा है, z = 2 कहीं बाहर पड़ेगा, ये पड़ेगा। तो इस तरह से हमको क्लियर हो गया कि z = 2 - 1 लाइज inside C and z = 2 आउटसाइड C होगा। समझ रहे हो? z = -1 कैसे इनसाइड C होगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा बढ़िया से। तो अब fz क्या लेंगे? अब ये तो हमको देखो, ये पूरा फंक्शन तो 2 पे एनालिटिक नहीं है, -1 पर भी एनालिटिक नहीं, लेकिन हमको C के अंतर्गत में एनालिटिक देखना है, XY प्लेन पर नहीं है। z = 2 यदि आउटसाइड C होगा तो इससे कोई डिस्टर्ब नहीं है, तो fz आपको लेना पड़ेगा क्या? fz आपको लेना क्या पड़ेगा? ये आप लोग लिख लिए होंगे, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। जो आउटसाइड C है डिनोमिनेटर, वो लेंगे नोमिनेटर के साथ fz में, आज z - 2 ये fz का काम करेगा, ठीक है। तो अब आपका इंटीग्रल क्या हो गया? देयरफॉर आपका इंटीग्रल हो गया fz बाई इतना। अब आपको सारी औपचारिकता पूरा करना है। fz आप लोग कंसीडर कर ही लिए हो, तो बाई ये वी नो दैट nth डेरिवेटिव आप काची इंटीग्रल fz एनालिटिक हो, z - a⁴n + 1 dz = 2πi/n fn a। आप समझ ही रहे हो? तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका इंटीग्रल क्या हो जाएगा बच्चों? fz/z + 1। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ a क्या है? यहाँ पर n आपका 1 है तो फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, फैक्टोरियल 1 हो जाएगा। n + 1 है तो फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल 1 इंटू ये fn है, मतलब f' a क्या है? इसे कंपेयर करोगे तो z में से, तो यहाँ a - 1 f' - 1 यही वैल्यू हो गया। fz आपको पता है, तो आपको पता है कि हमको f' - 1 निकालना है, तो हम यहाँ से यहाँ पर लिखेंगे कि सिंस fz = इतना है, तो एक बार डेरिवेटिव कर लें,
यही हमारा रिक्वायर्ड इंटीग्रल है। तो एफ जेड ये है, तो एफ डैश जेड क्या होगा, डेरिवेटिव करोगे डिनोमिनेटर नोमरेटर का 1 माइनस नोमरेटर डिनोमिनेटर का 1 होल बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर। एफ डैश जेड क्या होगा, जेड माइनस जेड कैंसिल हो गया, -2 अब +1 -1 जेड -2 का स्क्वायर। तो हमको एफ डैश क्या चाहिए, -1 चाहिए बच्चों, एफ डैश -1 चाहिए। तो -1 बाई -1 -2 जेड इक्वल टू -1 रख देंगे, एफ डैश जेड ये है तो ओके। इस तरह से -1 बाई ये 9 हो गया, तो कितना हुआ बच्चों, ये आपका रिक्वायर्ड इंटीग्रल है। तो हमारा इंटीग्रल क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज, इसको ना हो तो 1 लिख सकते हैं, पुटिंग दिस इन 1, तो ये इंटीग्रल हो गया 2 पाई आई बटा बाई फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 आपका 1 ही होगा, तो 2 पाई आई बटा लिख दे रहा हूँ आई इंटू -1/9। तो ये रिजल्ट हो गया हम लोगों का, गिवन इंटीग्रल की वैल्यू हो गई -2 पाई आई बटा बाई 9। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखते रहेंगे आप लोग। कुछ क्वेश्चंस मैंने कराया है, देखते हैं आप लोगों को। मेरे साथ लिखे आप लोग, ठीक है। फाइंड या इवैल्यूएट इंटीग्रल along C sin to the power 6z z minus pi by 6 पावर 3 dz। C कोई क्लोज कंटूर है, मैक्सिमम सर्कल ही देता है, वेयर C इज सर्कल मार्क z इक्वल टू 1। नो डाउट इसको इवेलुएट करना है, ठीक है। सॉल्यूशन उसी तरह से लिखने का तरीका है, बार बार देखेंगे तो आपको बातें समझ में आ जाएगी। साइन सर्कुलर फंक्शन है, ये इंटायर फंक्शन है, हर जगह एनालिटिक होगा, तो जो भी क्लोज कंटूर सी है उसके अंतर्गत भी एनालिटिक होगा। तो नोमरेटर में जो भी रहेगा ना वो एनालिटिक रहेगा ही। अब सवाल ये है, यहाँ हम डिनोमिनेटर 0 लेते हैं, ये डिनोमिनेटर 0 लेकर के जेड की जो वैल्यू आएगी वो यदि आउटसाइड सी हो गया तो ये पूरा फंक्शन सी के अंतर्गत एनालिटिक हो जाएगा। तब काची थ्योरम के अकॉर्डिंग इस इंटीग्रल की वैल्यू अलोंग सी 0 हो जाएगा। यदि डिनोमिनेटर 0 करने पर जो जेड की वैल्यू आएगी वो यदि इनसाइड सी होगा तो काची इंटीग्रल फार्मूला से करिए, उसके डेरिवेटिव का यूज करिए। तो हम लेते हैं, पहले देख लेते हैं। आपको दिख रहा है कि इनसाइड सी हो रहा है, बट नंबर लेना है तो ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ जेड इक्वल टू π/6। नो डाउट आपको π/6 की वैल्यू पता है ना, लगभग पता है। 1 से लेस ही होगा, 0 से ग्रेटर तो होगा ही। अब आपका जो सर्कल दिख रहा है 1 रेडियस के सर्कल है और ओरिजिन जो है सेंटर है। नो डाउट 1 रेडियस का है, ये मार्क जेड इक्वल टू 1, जेड इक्वल टू 0,
तो नो डाउट जेड इक्वल टू π/6 0 से ग्रेटर तो होगा ही। यहाँ जेड इक्वल टू ये 1 हो गया, जब 1 डिस्टेंस 1 रेडियस है तो π/6 1 से लेस है, ठीक है। और ग्रेटर 0 पॉजिटिव तो है ही है, तो लेस 1 एंड ग्रेटर 0 ये लिख सकते हो। तो जेड इक्वल टू सिंस यहाँ लिख सकते हैं π/6 ग्रेटर 0 लेस 1। तो इस तरह से 10 जेड इक्वल टू π/6 इन साइड सी है। अब आप तब फंक्शन क्या लेंगे? हाँ, वो फंक्शन ऐसा होना चाहिए, तो वही डिनोमिनेटर जो इन साइड डिनोमिनेटर जीरो करने पर इन साइड सी हो रहा है उसको छोड़ दो, जो इन साइड सी दे रहा है, और सबको एफजेड ले लो। और एनालिटिक होगा ही, उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि एनालिटिक है कि नहीं, चेक नहीं करना, ये सब नोन रहता है, समझ रहे हैं। तो साइन z⁶ ये एफजेड हो जाएगा। तो हमारा फंक्शन आइए, नो डाउट विच इज एनालिटिक, विद इन एंड ऑन सी, ये लिखने की बहुत ज़रूरत नहीं है। तब हमारा इंटीग्रल क्या हो गया बालक? तब हमारा इंटीग्रल हो गया, यहाँ से आप लोग लिखिएगा या यहाँ से भी लिख सकते हो। हमारा इंटीग्रल हो गया fz बाई क्या था, z माइनस π/6 था। ये हमारा इंटीग्रल था, ठीक है। अब आप काची इंटीग्रल फार्मूला nth डेरिवेटिव, ये फार्मूला में लिख दे रहा हूँ। जेड इन साइड सी है, जेड इक्वल टू ए इन साइड सी है, तो ये क्या होगा 2πi बटा बाई फैक्टोरियल n fn है। fn a का मतलब fz का z इक्वल टू ए पर nth डेरिवेटिव, ओके। तो बच्चों ध्यान दीजिए बातों को। अब यहाँ पर n क्या है, ये इस तरह से, सॉरी, ये इंटीग्रल हमारा हो गया, इंटीग्रल अलोंग सी। ये क्या हो गया, fz तो sin⁶ है, टू पाई आई बटा बाई, यहाँ फैक्टोरियल क्या होगा 2 होगा, एफ डबल डैश क्या, यहाँ ए की वैल्यू π/6, एफ डबल डैश π/6। अब आपका सवाल ये है एफ डबल डैश π/6 निकालना। तो आप लोग बात को समझ ही रहे होंगे, आप लोग थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हो। fz जो भी है sin⁻, क्या था 6, तो उसको सेकेंड टाइम डेरिवेटिव करेंगे। यहाँ fz क्या है sin⁻6, इसको डेरिवेटिव करो, f डैश z क्या होगा 6 sin के पावर 5 cos z, ठीक है। दिख रहा होगा आप लोगों को, f डबल डैश
अरे यार, 1 मिनट इंक मैं भर लूँ। एक बार और डेरिवेटिव करना है। तो कुछ चीज़ें टीचर नहीं भी बताता है, आप लोग को अंडरस्टैंडिंग हो जाना चाहिए, इसलिए कि आपके पास भी माइंड है। ठीक है, देखते हैं, एक क्वेश्चन और कर दूं। एफ डबल डैश जेड करता हूँ 5 sin टू द पावर 4 जेड कास स्क्वायर जेड माइनस sin टू द पावर 6 जेड। आप लोग डेरिवेटिव समझ रहे होंगे, बट हमको फाइन क्या करना है? फाइन क्या करना है जनाब? एफ डबल डैश पाई बाई 6, आपका इंटीग्रल यही है, 1 है, यही 2 पाई आई बटा बाई फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश पाई बाई 6, इसी में यही 1 है, इसी में रखना है। तो आप लोग नो डाउट आप लोग समझ गए होंगे। एफ डबल डैश पाई बाई 6, जहाँ जहाँ जेड है आप लोग पाई बाई 6 रखेंगे, तो साइन टू द पावर 4 पाई बाई 6 कॉस स्क्वायर पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6। देख लीजिएगा, जल्दीबाजी में कोई गलती हो तो आप समझ लीजिएगा, कंसेप्ट और तरीका समझिए। नो डाउट साइन पाई बाई 6 1/2 तो 1/2 पावर 4 1/16, कास पाई बाई 6 √3/2 का स्क्वायर करोगे तो 3/4 माइनस पाई बाई साइन पाई बाई 6 1/2 1/6 के पावर 6, तो 60 164 कितना हो रहा है देख सकते हो आप। ए 15 माइनस ये आपका हुआ, कुल मिला करके 6 × 14/64, तो ये 7 हो गया, नहीं ये 7 और ये 3 21 क्या हो गया 16 होगा। शायद यही आपका आंसर होना चाहिए, कहीं मिस्टेक हो गया होगा तो आप लोग इसको देख लेंगे। ठीक है, आंसर सही है। और ये आपका नहीं, ये हो गया ना, तो यहाँ पे ये पुट करेंगे ना 1 में, पुटिंग दिस इन 1, तो योर इंटीग्रल आई इक्वल टू, ये 1 है, इसी में रखना है। तो यहाँ पर देख लीजिए 2 पाई आई बटा बाई फैक्टोरियल 2 ही होता है, तो पाई आई बटा 21/60, यही आपका रिजल्ट होगा। तो बहुत दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन में और प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप अच्छी तरह से बात को समझ जाएं, कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन हो सकता है कि आज मैं न लिखवाऊँ, कल लिखवा दूँगा, और उसमें से कुछ लगेगा कि कठिन होगा, कुछ आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं कर दूँगा। तो क्वेश्चन कुछ और मैं 1-2 कर दे रहा हूँ। Evaluate interior along C exponential 2z whole by z plus 1 to the power
10 दिया। सी के बारे में दिया है वेयर सी इज, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मार्ट जेड इक्वल टू 2। ओके, नो डाउट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये इंटायर फंक्शन है। इसका ग्राफ आप लोग देखे हो, ये एवरीवेयर एनालिटिक, एवरीवेयर हर पॉइंट पर, तो ये सी जो दिया है उसके अंतर्गत, उसके बाउंड्री पर होगा ही। तो सॉल्यूशन में करूँगा, आप लोग क्वेश्चन लिख लिए होंगे। सॉल्यूशन हो गए, सी क्या है आप लोग देख रहे हो। तो इसको आप लोग डिनोमिनेटर 0 करके आप दिखा दो कि इन साइड है जो जेड आ रहा है, जेड इक्वल टू -1 10 टाइम आएगा। कितने टाइम आएगा उससे कोई मतलब नहीं। इन साइड सी है ना, ये कितने रेडियस, सेंटर ओरिजिन था, रेडियस 2 था ना, सेंटर ओरिजिन रेडियस 2। ये जेड इक्वल टू 0, तो यहाँ जेड इक्वल टू 2 होगा, तो यहाँ जेड इक्वल टू 1 होगा। इन साइड सी है पूरे, तो जेड इक्वल टू यहाँ लिख देंगे लाइज इन साइड सी। तब आप ये जो एफ जेड है, ये एफ जेड तब क्या लेंगे, एक्सपोनेंशियल 2z। नो डाउट ये एनालिटिक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इज एनालिटिक इन साइड एंड ऑन सी के बाउंड्री पर और सी के अंतर्गत। तो आपका इंटीग्रल क्या हो गया जनाब, एफ जेड बाई जेड प्लस 1 टू द पावर 10। तो ये क्या होना चाहिए, 2 पाई आई बटा बाई फैक्टोरियल 9, यहाँ 10 है तो, और क्या एफ 9 टाइम डेरिवेटिव, वही dn बाई d9 बाई डी जेड 9 एफ जेड, और उसके बाद डेरिवेटिव करने के बाद क्या रख देंगे, किस पॉइंट पर, z इक्वल टू -1 रख देंगे। ओके, तो आप समझ सकते हो यहाँ एफ जेड क्या है, ये इसको 1 मान सकते हैं। तो यहाँ पर एफ जेड है एक्सपोनेंशियल, क्या था, एक्सपोनेंशियल 2z की 3z था ना, एक्सपोनेंशियल 2z था। आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल ax, यहाँ x की जगह z है, कोई बात नहीं, a टू द पावर n एक्सपोनेंशियल ax होता है। तो इसका 9th डेरिवेटिव वही dnz कह सकते हो, यहाँ dnz भी लिख सकते हैं, d9z fz। तो d9 fz मैंने d9 एक्सपोनेंशियल 2z क्या होगा, ये फार्मूला है 2 टू द पावर 9 एक्सपोनेंशियल 2z, ये यहाँ रख देंगे और उसके बाद z इक्वल टू -1 रख देंगे, पुटिंग दिस इन 1। नो डाउट बच्चों, आपका रिक्वायर्ड इंटीग्रल हो गया 2 पाई आई बटा बाई फैक्टोरियल 9 और ये 2 टू द पावर 9 एक्सपोनेंशियल 2z एट z इक्वल टू -1। अब z इक्वल टू -1 लिखेंगे, फैक्टोरियल 9 बड़ा होगा, इसको फैक्टोरियल में ही रहने दो, फैक्टोरियल 9 2 टू द पावर 9 एक्सपोनेंशियल -2, 2 टू द पावर 9 आई 2, तो 2 टू द पावर 10 पाई आई बटा बाई फैक्टोरियल 9 एक्सपोनेंट ई स्क्वायर, यही हुआ आपके वैल्यू।
तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको और भी मैं करा दूंगा, ठीक है। आप लोग मेहनत करो, अच्छा से पढ़ाई करो। कहिए तो एक और क्वेश्चन मैं कर दूं। कल मैं कुछ क्वेश्चन 10-15 लिखूंगा, उसमें से कुछ और कर दूंगा, तो इस तरह से आप लोग पूरी तरह से आप लोग अंडरस्टैंड हो जाओगे। वीडियो को शुरुआत से देखिए, बीच में से देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर ईच स्टूडेंट्स।